आप सबको नमस्कार। आज हम कक्षा 12 सामान्य हिंदी का जो मॉडल पेपर है, जो 2024 में पूछा जाना है, किस तरह से प्रश्न आएगा, प्रश्नों में किस तरह का बदलाव किया गया है, यानी पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किया गया है। हो सकता है आपके अध्यापक आपको बताए हों, अगर न बताएं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस बार पैराग्राफ दिया जाएगा और पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे अलग से। अपठित पद्यांश जैसे होता है या गद्यांश होता है, अपठित गद्यांश से पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ के नीचे प्रश्न दिया रहेगा, उससे आपको प्रश्न पूछा जाएगा। और कुछ पाठ्यक्रम में कुछ चीज़ों को हटाया गया है, तो इसके लिए आप साइट पे जा कर के देख सकते हैं, और कहेंगे तो उसके लिए मैं वीडियो भी दे सकता हूं। हालांकि आप चाहें तो यूपीएमएसपी के साइट पे जा कर के जो बदला हुआ पाठ्यक्रम आप उसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है बिल्कुल बदले हुए पाठ्यक्रम के अनुसार आपको ये पूरा 100 नंबर का पेपर है, और ये बिल्कुल माध्यमिक शिक्षा परिषद के वेबसाइट पे जो पेपर उपलब्ध है वह वाला पेपर है, मतलब ओरिजिनल जो मॉडल पेपर उसकी मैं बात कर रहा हूँ है ये। और इसी तरह से परीक्षा में आएगा भी। तो पूरा मैं सॉल्व के साथ आपको हल करा रहा हूँ, और आशा है कि आप पूरा अगर वीडियो देख लेंगे तो बहुत आपको हेल्प मिलेगा, और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आ भी सकते हैं परीक्षा में। तो चलिए आइए देखिए। सबसे पहले लिखा है 10 प्रश्न पत्र 2023-24, कक्षा 12, विषय सामान्य हिंदी, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100। नोट है, पहला बिंदु दिया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा बिंदु है, इस प्रश्न में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। अब खंड क आइए देख लिया जाए। खंड क क्या है? खंड क में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है, तो इसको देख लिया जाए उत्तर के साथ। शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य निबंध, ये किसका है आपको ये बताना है। तो सीधे 4 विकल्प पढ़ने में समय लगेगा, इसलिए मैं सीधे आपके उत्तर को ही बता रहा हूँ ताकि आपका समय बचे। तो आपका शिक्षा का उद्देश्य निबंध है संपूर्णानंद का। किसका है? संपूर्णानंद का ये निबंध है, ठीक है ना? ठीक, अच्छा। अगला जो आपका है दूसरा यानी ख, लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल की कौन सी रचना है? हमें लग रहा है कि यह बिल्कुल आप जानते होंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होगा। तो लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर, यानी कि दूसरा, ठीक है ना? आपका जो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा, ये इतना कर लिया जाए तो आपके लिए भी पठनीय रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, तीसरा प्रश्न, पर्दा कहानी, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा, चौथा विकल्प आपका हो जाएगा यशपाल, ठीक है ना? चलिए हम लोग घ देख लेते हैं। घ यानी कि चौथा प्रश्न, पहले का चौथा, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, माने कौन है? आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पहला ही है, विष्णु प्रभाकर, ठीक है ना? और अंग, इसका अंग यानी पहले का अंग जो प्रश्न है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, माने बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इसके लेखक हैं, ठीक है ना? दूसरा प्रश्न में देखते हैं, कामायनी किस युग की रचना है? क्या है? कामायनी किस युग की रचना है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या? छायावादी युग की ये रचना है। आप सॉरी, द्विवेदी युग पे मैं लगा रहा हूँ, बोल रहा हूँ छायावादी। ये किस युग की है? छायावादी युग की रचना है। ये दूसरा विकल्प आपका सही होगा। ख इसका है, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? माने इसमें कौन कवि प्रगतिवादी युग के हैं? तो आपका विकल्प हो जाएगा चौथा, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक। ग देख लिया जाए। ग क्या कह रहा है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो जरूर आपको पता होना चाहिए, तार सप्तक का प्रकाशन, पहला प्रकाशन कब शुरू हुआ था? 1943 में। दूसरा और तीसरा कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अवश्य बताएंगे, ठीक है ना? इससे आपका ये टेस्ट भी हो जाएगा कि मतलब आप इसकी डीपली जानकारी रखते हैं या अथवा नहीं। घ, द्विवेदी युग
की रचना नहीं है। द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है, आपको ये बताना है। तो प्रिय प्रवास साकेत और भारत भारती द्विवेदी युग का है, बस केवल एक चौथा कामायनी नहीं है, क्योंकि कामायनी छायावाद का है, इसके पहले आप जान चुके हैं। ठीक, अच्छा। इसके बाद अंग अंग प्रश्न क्या है? अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की मन किस शाखा से है? राम भक्ति शाखा से, या ज्ञानाश्रयी शाखा से, या प्रेमाश्रयी शाखा से, या ये यहाँ जो दे रखा है कृष्ण भक्ति शाखा से। ठीक है ना? तो आपका सही उत्तर क्या होगा, आपको पता भी होना चाहिए इसका सही उत्तर। आपका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा से ये अष्टछाप के कवियों का संबंध है। ठीक है ना? कृष्ण भक्ति शाखा से, जिसमें 8 कवि रहे, आप जानते भी हैं। ठीक, आगे आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? एक विकल्प दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न दे रखे हैं। हर एक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। पेपर सेम इसी तरह से आएगा। एक गद्यांश दिया रहेगा और उसके नीचे फिर आपका 5 प्रश्न रहेगा। उसी तरह अथवा करके भी एक गद्यांश दिया रहेगा, उसके नीचे 5 प्रश्न रहेगा। तो गद्यांश को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय आपका ज़्यादा लग जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको मिले, तो मैं सीधे उत्तर पर ही आ जाता हूँ। पहले दे रखा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ तो लिखना आप जानते हैं कि किस पाठ से है, इसके लेखक कौन है। तो धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, यह इस पढ़ते ही पता चल जा रहा है कि राष्ट्र का स्वरूप किस पाठ से है? राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से ये लिया गया है। और इसके लेखक की बात अगर किया जाए तो वासुदेव शरण अग्रवाल होंगे। कौन होंगे? वासुदेव शरण अग्रवाल। बेहतर ये होगा कि अगर मैं बोलूं और आप स्वयं लिख लें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस पे टूल्स से लिखने में क्लियर हो नहीं पाएगा। थोड़ा सा उस तरह टूल से लिखने में उतना बढ़िया नहीं होता, टाइपिंग तो है नहीं। ठीक है, चलिए तो फिर अगला हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न कह रहा है कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? तो आप इसको अगर पहली लाइन को पढ़ें तो पता चल जाएगा कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। तो सीधे लिखेंगे कि धरती के अंदर अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, जिसके कारण धरती वसुंधरा कहलाती है। उत्तर क्या होगा? धरती के अंदर अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, जिसके कारण धरती वसुंधरा कहलाती है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या की बात कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप देख रहे हैं रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है? धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा? तो लिखेंगे कैसे कि लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं, इसमें धरती के महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि धरती माता के अंदर कोख में, यानी धरती माता के अंदर, धरती माता की गहराई में, धरती माता के कोख में अनेक प्रकार की अमूल्य निधियां, अमूल्य जिसका कोई मोल न हो, अनमोल खजाने भरे हुए हैं, जिसके कारण ही धरती को वसुंधरा कहा जाता है। और निसंदेह हर कोई उन अमूल्य खजाने से परिचित होना चाहेगा। ऐसे आप इसका व्याख्या अपने शब्दों में लिख देंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए कि लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी धरती के महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि धरती के अंदर अनमोल खजाने छिपे हुए हैं, जिसके कारण धरती को वसुंधरा कहा जाता है। और संसार का हर एक मानव, हर एक व्यक्ति उस निधि को, यानी उस खजाने को प्राप्त करना चाहेगा या उससे परिचित होना चाहेगा। ऐसे लिख देंगे तो आपका व्याख्या सही हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? तो देखिए पृथ्वी, यहाँ से देखिए इसका उत्तर, ये आपको
मैं क्लियर करके बता दूं। यहाँ से पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी को देह को सजाया है। पृथ्वी को पीस पीस कर, क्या? यहाँ से आगे देखिए, लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी को देह को सजाया। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे कि पृथ्वी के देह को अगणित प्रकार की मिट्टियों ने सजाया है। बस सीधे इसे सीधे लिखेंगे, ज़्यादा बहुत बकवास नहीं लिखना चाहिए परीक्षा में। पृथ्वी की देह को अगणित प्रकार की यानी असंख्य प्रकार की मिट्टियों ने सजाया है। बस। 5वां प्रश्न, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? यहाँ देखिए, हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की पड़ताल आवश्यक है। किनकी पड़ताल? धरती के अंदर जो अमूल्य निधियां हैं। तो लिखेंगे क्या कि भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए हमें धरती के अंदर जो विभिन्न रूपों में अनमोल रत्न छिपे हुए हैं उन्हें हमें ढूंढना पड़ेगा, तभी हम अपनी आर्थिक उन्नति कर सकते हैं। ऐसे आप इसका उत्तर लिख लेंगे, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर मतलब इसी का अथवा का हम लोग देखते हैं। अथवा का जो व्याख्या है उसको देख लिया जाए। तो देखिए, आपका जो पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो अशोक के फूल, इसी में उसका संदर्भ छिपा हुआ है। क्लियर हो जाएगा किस पाठ का है, तो अशोक के फूल नामक पाठ से ये लिया गया है। क्लियर हो गया। आगे देखिए, अगर इसका लेखक की बात अगर करते हैं तो जानते हैं कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ये आपका पहला प्रश्न हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए, रेखांकित अंश बहुत कम दिया हुआ। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है। मैंने डुबोती उतनी तक दिया है, लेकिन डुबोती है तक इसका होना चाहिए था। लेकिन चलिए मैं इसका व्याख्या समझा रहा हूँ। कह रहे हैं, लेखक कहते हैं कि पंडिताई माने ज्ञान, बहुत अधिक ज्ञानी हो जाना, यानी बहुत अधिक ज्ञान एक प्रकार का बोझ बन जाता है। और जो व्यक्ति जितना अधिक ज्ञानी होता है वह अपने अहंकार से भर जाता है और अहंकार के बोझ से वह अपने आप को डुबा देता है। जिस तरह से किसी नाव पर ज़्यादा बोझ डाल दिया जाए यानी ओवरलोड हो जाए तो वह नाव डूब जाती है, उसी तरह से ज्ञान, जब बहुत अधिक ज्ञान किसी के अंदर हो जाता है तो वह उसे अहंकारी बना देता है वह ज्ञान, और अहंकार की वजह से वो उसके नैतिकता का पतन कर देता है, उसका चारित्रिक पतन कर देता है। ठीक है ना। इस तरह से आप इसका व्याख्या लिख लेंगे। आगे कहते हैं, लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है? लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है? ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य से अपने हिसाब से आनंद लेना चाहिए। यहाँ दिया हुआ है इसका उत्तर, यहाँ से आप देख सकते हैं कि पुराना चित्र देखने वाला उदास होता है, अपने एक पंडित समझता है। यहाँ से और आगे बढ़िए, जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो बोझ नहीं रहती, वह उस अवस्था में भी उदास नहीं रह करती, क्योंकि अशोक का कुछ भी नहीं बिगड़ा, कितनी मस्ती में झूम रहा है, कालिदास रस ले रहे थे। हाँ, तो इस तरह सीधे से इसका उसका उत्तर ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा नहीं। देखिए, कहीं भी इस तरह से मैं बताऊं इसका उत्तर कुछ ऐसे, ये यहाँ से आपको एक तरीका मैं बता रहा हूँ, कुछ ऐसे भी प्रश्न आपको मिलेंगे जो आप ढूंढेंगे तो जल्दी मिलेगा नहीं, लेकिन इसमें प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में वर्णन किया गया है, यानी अशोक के फूल के बारे में वर्णन किया गया है। तो कह रहा है कि लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है। तो कह रहे हैं कि यहाँ देखिए, उदास होना बेकार, यहीं से इसका उत्तर है, उदास होना बेकार है। क्यों उदास होना बेकार है? क्योंकि कालिदास इसका रस ले रहे थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से। अब इसका मतलब देखिए, उत्तर इसी में छिपा हुआ है। कालिदास किसका रस ले रहे थे? प्रकृति का।
क्योंकि मेघ को दूत बना करके उन्होंने भेजा। तो प्रकृति का आनंद ले रहे थे, उसका रस ले रहे थे, तो उसी तरह से हम भी प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। तो इसका उत्तर इसी में छिपा हुआ है। तो लिखेंगे कैसे, मैं व्याख्या इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इसमें समय ले रहा हूँ ताकि इस तरह का प्रश्न अगर आवे तो आपका प्रश्न गलत ना हो। आप उबिएगा नहीं, आप उबिएगा नहीं, एक रिक्वेस्ट है। क्योंकि जब आपको अगर इसमें 90+ नंबर लाना है तो बेहतर ढंग से आपको इसका व्याख्या और उत्तर लिखने का तरीका समझना होगा। नहीं तो अगर वीडियो छोड़ कर चले जाएँ तो फिर आपकी मर्जी, मैं क्या कर सकता हूँ। तो लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य से अपने हिसाब से आनंद लेना चाहिए, हमें व्यर्थ में उदास नहीं होना चाहिए। बस जितना मैं बोला हूँ उसी को आप लिख लेंगे। चौथा देखिए, गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, गद्यांश के अंदर क्या भाव छिपा हुआ है। तो देखिए, मूल भाव यही है कि ज्ञान, जब हम ज़्यादा ज्ञानी हो जाते हैं तो हमारे अंदर अहंकार भर जाता है और अहंकार के बोझ से वह हमें डुबाता हुआ चला जाता है, अर्थात हमें नैतिकता के पतन की ओर ले जाता है। लेकिन जब वह ज्ञान जीवन का अंग बन जाता है तो वह हमें डुबाता नहीं है बल्कि और हमें ऊपर उठाता है, हमें उन्नत करता है। यही भाव इस पैराग्राफ में छिपा हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि ज्ञानी होना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान का अहंकार होना उतनी ही खराब बात है और हमें वो डुबा भी सकती है। लेकिन वह जीवन का अंग जब बना लेंगे जब अपने उस ज्ञान को ना, तो हमारा उन्नति भी करेगा, यहाँ तक कि उन्नति के शिखर पर पहुँचा सकता है। ये व्याख्या मैं आपको बताया हूँ, आप अपने हिसाब से इसका उत्तर लिख लेंगे। पांचवा जो है, गद्यांश की भाषा शैली की विशेषता लिखिए। तो भाषा शैली में आप सीधे सीधे लिख देंगे, ये संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग। इस पूरे पैराग्राफ में संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। बस ये आपका भाषा शैली की विशेषता हो जाएगी। ठीक है, आइए चौथा प्रश्न में देखते हैं। अब ये गद्यांश है, गद्यांश के नीचे प्रश्न है, उसको हम लोग देखते हैं। गद्यांश के नीचे जो 5 प्रश्न है सेम उसी तरह से रहेगा। 5 नंबर, 5 क्वेश्चन, 2-2 नंबर का, 10 नंबर का होगा ये। तो उपयुक्त गद्यांश का ये संदर्भ लिखने की बात किया जा रहा है पद्यांश का। तो क्या होगा देखिए, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। आप पढ़ते ही अंदाज़ा लगा लिए होंगे ये किस पाठ से कैकेयी का अनुताप। किसका? कैकेयी का अनुताप नामक पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त। कौन? मैथिली शरण गुप्त इसके लेखक हैं। क्लियर हो गया ना? ठीक, तो ये आपका हो जाएगा क्या, पहले प्रश्न का उत्तर, यानी कि संदर्भ। आप चाहे तो संदर्भ ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड से कैकेयी का अनुताप नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। बस ऐसे लिख दीजिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश आपका 2 है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। लिखेंगे कि जब भरत भगवान श्री राम से मिलने जा रहे हैं, उनके साथ तीनों माताएं, गुरजन और अयोध्या के बहुत सारे नगरवासी भी साथ में हैं। कैकेयी वहाँ पश्चाताप कर रही हैं राम के सामने, कह रही हैं कि हे पुत्र, मैंने जो गलती किया उसका मुझे पछतावा है और अब तुम लौट चलो, क्योंकि भरत तुम्हें मनाने के लिए आया हुआ है, क्योंकि तुम्हारा प्रिय है। तो उसी संदर्भ में कहती हैं कि हे राम, मैं शपथ लेकर के कहती हूँ कि मेरे इस कृत्य में, मतलब मैं तुम्हें अगर वनवास दी हूँ, इसमें भरत की कोई भूमिका नहीं है। ये मेरे मस्तिष्क की उपज थी, या मेरा गलती समझो चाहे मेरा अहंकार समझो, जिसकी वजह से तुम्हें वनवास में दी हूँ। तो कह रहे दुर्बलता का जो चिन्ह है ना, वही हम लोगों के लिए
विशेष शपथ है, क्योंकि दुर्बल लोगों के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए कसम खाने के अलावा दूसरा कोई अपनी बात को प्रमाणित करने का अस्त्र नहीं है। इसलिए हम अबला जन हैं, हम स्त्री लोग हैं, हमारे लिए इसके अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। माने मैं सत्य कह रही हूँ, मैं शपथ ले करके कह रही हूँ, इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई प्रमाण नहीं है कि मैं तुम्हें कैसे भरोसा दिलाऊं। लेकिन मैं शपथ ले करके कह रही हूँ कि भरत का इसमें कोई दोष नहीं है, भरत इसमें निर्दोष है, क्योंकि हम अबलाओं के लिए यही एक रास्ता है, शपथ लेना। ठीक है ना। तो मैं ज़्यादा व्याख्या कर दिया हूँ, लेकिन लिखेंगे आप कैसे, केवल टू दी पॉइंट ही आप लिखेंगे, ज़्यादा आपको इधर उधर बातें नहीं। व्याख्या में इसलिए समझाएं कि आप अपने भाषा शैली में लिख सकें, आप ये मत समझिए ये बकवास हो रहा है। अब लिखेंगे कैसे कि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जब भरत तीनों माताओं के साथ और गुरजनों के साथ, गुरजन के साथ और अयोध्यावासियों के साथ श्री राम को वन से लौटाने के लिए ले जाते हैं, तो वहाँ कई पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि हे राम, अगर मैं तुम्हें वनवास दी हूँ तो मैं शपथ ले करके कहती हूँ, मैं कसम खा करके कहती हूँ कि इसमें भरत का कोई दोष नहीं है, भरत बिल्कुल निर्दोष है, क्योंकि हम दुर्बल लोगों के लिए शपथ ही सत्य को प्रमाणित करने का एक रास्ता है। अबला जन के लिए यानी स्त्रियों के लिए इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बस ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, आगे देखिए। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है। बहुत अच्छी बात है। तो देखिए इसमें एक चीज़ देखिए, पहाड़ सा, तो सा, सम, सरिस ऐसे शब्द जब आते हैं तो एक अलंकार होता है, आप जानते हैं उसका नाम है उपमा अलंकार। ठीक। पद्यांश का भाव क्या कह रहा है, पद्यांश में कौन सा भाव छिपा हुआ है, तो पद्यांश का भाव लिखेंगे कि इस पद्यांश में कैकेयी अपने किए गए कृत्य पर पश्चाताप कर रही हैं और श्री राम के सामने यह शपथ ले करके कह रही हैं कि मैं अगर वनवास दी हूँ या वनवास 2 बार मैं मांगी हूँ, तुम्हें वनवास दी हूँ, तो इसमें भरत का कोई दोष नहीं है। और अगर मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ, तो जिस तरह से मैं अपने पति को खो चुकी हूँ, उसी तरह मैं अपने पुत्र को भी खो जाऊँ। और जब यह कहती हैं तो सभी लोग उन्हें क्या कहते हैं, रोकते हैं, लेकिन कहती हैं मैं पहाड़ जैसा पाप कर चुकी हूँ, तो क्या इस थोड़ा सा राय भर अनुताप भी नहीं कर सकती हूँ, पश्चाताप भी नहीं कर सकती हूँ। यही पूरा इस पाठ में दिया हुआ है। ठीक है ना। तो आप अपने भाषा शैली बना करके लिख सकते हैं। आगे देखिए, 5वां, भाषा की विशेषताएं बताओ। तो भाषा की विशेषता क्या, साहित्यिक खड़ी बोली है और सरस शैली का प्रयोग किया गया। साहित्यिक खड़ी बोली, सरस शैली का मतलब इसका अर्थ बहुत आसानी से मस्तिष्क में एक तरह से स्वीकार कर ले रहा है, मस्तिष्क में पहुंच जा रहा है, इसलिए जो है कि यहाँ सरस शैली का ही प्रयोग किया गया। आगे देखिए, अथवा अब एक श्लोक और क्या कहते हैं, काव्य और दिया हुआ है, काव्य खंड। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आप क्या होगा समझ सकते हैं, किसमें से लिया गया है समझ सकते हैं। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत विसना वसना, तो न तू सुंदरी को। ये समझ में आ रहा होगा किससे है, पवन दूतिका से। किससे है ये, पवन दूतिका से यह छंद लिया गया है या यह काव्यखंड लिया गया है। ठीक है ना, पवन दूतिका। अच्छा, इसके लेखक कौन है, कवि कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध। ठीक, यह आपका संदर्भ हो जाएगा। अब आइए रेखांकित अंश की व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। जो थोड़ी सी श्रमिक हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। देखिए, जब पवन राधिका के पास जाती हैं, राधिका उसको दूतिका बना करके श्री कृष्ण के पास
संदेश भेजती हैं तो उसको हिदायत देते हुए कहती हैं कि हे पवन, अगर कोई श्रमिक श्रांति मन होता थका होना, थका हुआ हो, मन धूप के कारण व्याकुल हो, धूप में काम करते हुए थक गया हो, उसको अपने गोद में लेकर उसे शीतलता प्रदान करना, माने उससे अपने हवा के द्वारा, अपने शीतल हवा के द्वारा उसे शीतलता प्रदान करना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, ठीक है ना, उसके होठों की और श्रमिक की, एक मिनट, यह जो है श्रमिक के बारे में नहीं बताएगा, इसका आप उत्तर यानी व्याख्या जब लिखेंगे तो ऊपर से लिखेंगे। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना न सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानता मिटाना। यहाँ से आप इसका लिखेंगे। हाँ ठीक है, आपसे देखिए, कवि कहते हैं कि राधिका जब पवन को दूतिका बनाकर श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भेजती हैं तो उसको समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन, अगर कोई लज्जाशील पथिका महिला, लज्जाशील महिला रास्ते, लज्जाशील माने विनयशील, ठीक है ना, महिला अगर रास्ते में दिखाई दे तो उसे अपने तेज हवा के द्वारा विकृत वसना मत कर देना, मतलब उसके अपने तेज हवा के द्वारा उसके वस्त्रों को उड़ा मत देना, उस सुंदरी के वस्त्रों को, उस नारी के वस्त्रों को उड़ा मत देना, मतलब उसकी लज्जाशीलता को तू बनाए रखना। और अगर वो थकी हुई हो तो उसे अपने गोद में लेकर के, माने एक तरह से जिस तरह माँ अपने गोद में लेकर के प्यार दुलार करती है, वैसे अपने गोद में लेकर के, अर्थात उसको अपने शीतल मंद सुगंधित हवा से शांति प्रदान करना, उसके थकान को मिटाना। और उसके होठों पर, कमल मुख जैसे होठों पर अगर दुख हो, पीड़ा हो तो उसकी मलानताएं को, माने उसकी पीड़ा को क्या करना, तुम अपने शीतल हवा से मिटा देना। ऐसे इसका व्याख्या लिख लेंगे। ठीक, आगे देखिए, राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती हैं। लज्जाशील पथिक महिला के विषय में तो व्याख्या में उसका उत्तर आपका मिल गया है कि लज्जाशील महिला के बारे में कहना चाहती हैं कि हे पवन, तुम उसको, उसके वस्त्रों को अपने तेज हवा के द्वारा उड़ा करके उसके विनयशीलता को या उसके लज्जा को मतलब बचाए रखना, उसको, उसकी लज्जा को बचाए रखना, उसको वस्त्रों को मत उड़ाना। ठीक है ना, लिखेंगे कैसे, राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में कहना चाहती है कि हे पवन, अगर रास्ते में कोई अगर महिला मिले, लज्जाशील महिला मिले, विनयशील महिला मिले, तो तुम उसके वस्त्रों को उड़ाना मत, उसकी लज्जाशीलता को बनाए रखना। आगे देखिए, होठों और कमल मुख में अलंकार बताइए। ठीक है, तो होठों की और कमल मुख में क्या है, रूपक अलंकार सीधे सीधे दिख रहा है। ठीक है ना, आपका इसमें क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। ठीक, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, देखा जाए आगे क्या हो रहा है। अगला प्रश्न, सारी थोड़ा सा टूल्स की वजह से, हाँ, जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। तो जलद माने क्या होता है, आप समझते होंगे, क्या होता है, बादल। जलद माने क्या होता है, बादल। और कृषक ललना माने क्या होता है, किसान की स्त्री, किसान की स्त्री यानी किसान की पत्नी। ठीक है ना, ठीक, ये आपका उत्तर हो जाए। तो इस तरह से आपका ये भी समाप्त हो जाएगा। अब आइए, आपका जो 5वां प्रश्न बनेगा वह ऐसे बनेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। और शब्द सीमा कितना होगा, 80 शब्दों का होगा। कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का आपका लेखक का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, और प्रमुख रचना पर आपका 2 नंबर मिलेगा। इस तरह से 5 नंबर के प्रश्न रहेगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर साहित्यिक परिचय में क्या जीवन परिचय लिखा जाता है कि नहीं।
जीवन परिचय लिखा जाता है बेटा, लेकिन जीवन परिचय को संक्षेप में लिखा जाता है, साहित्यिक परिचय पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक, और उनके कुछ रचनाओं को याद करना ज़रूरी है, जिसे विशेष करके अगर उनकी रचनाओं को इस तरह से लिखें कि उनका निबंध संग्रह क्या है, कहानी संग्रह क्या है, उपन्यास संग्रह क्या है, या अगर निबंध संग्रह है तो क्या है, मतलब इस तरह से अगर अलग अलग इस तरह से हेडिंग डाल डाल करके लिखा ना, तो आपका जो 2 नंबर है उसमें एक भी नंबर कटेगा नहीं, या 3 नंबर इसमें मिल जाएगा नहीं, 5 का 5 नंबर पूरा आपका मिल जाएगा। तो जो भी आपके लेखक हैं उन सभी लेखकों के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एक शॉर्ट नोट बना लीजिएगा और सभी रचनाओं का बना लीजिएगा। ठीक इसी तरह से कवि क्या है, साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय सेम उसी तरह से आएगा, जितना नंबर, जितना जिस तरह से लिखना है उसी तरह से आपको लिखना है, जो मैं तरीका बताया हूँ, तो वह भी आप उसी तरह से उसी पैटर्न को बना करके लिखेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक, सॉरी। छठवां प्रश्न आपका बनेगा, कथा साहित्य से बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो आपको करना क्या है कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य जो है उसको लिख लेंगे। अथवा करके एक प्रश्न और आएगा कि ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु को अपने शब्दों में लिख। कथा वस्तु का मतलब पूरा का सारांश, और उद्देश्य का मतलब उस कहानी का उद्देश्य क्या है। तो 2 तरह के प्रश्न बनेंगे। तो जो प्रश्न आपको अच्छा लग रहा है, जो आपका अच्छा तैयार है, आप कथावस्तु तो पूछा जाता है, तो एक काम करिएगा, सभी का सारांश आप अवश्य याद कर लीजिएगा। सारांश यानी कथावस्तु सब एक ही होता है, बढ़िया से उसको लिख लीजिएगा। 5 नंबर में 4 नंबर 4.5 नंबर तो मिल ही जाना है। और शब्द सीमा रखिएगा 80 शब्द का। 80 शब्द का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज, बहुत हो तो 1.5 पेज हो जाए, ज़्यादा बहुत बकवास लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1 से 1.5 पेज में आप इसको लिख लेंगे। स्वपठित गद्य खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड का क्या करना है, प्रश्न उत्तर लिखना है। तो इसका भी शब्द सीमा आपका 80 शब्द ही है और 5 नंबर का है। तो किसी एक खंड काव्य का प्रश्नोत्तर आपको देना है। अब देखिए, आपके वहाँ चलता क्या है, आपके ज़िले में आपके सर लोग बताए होंगे, टीचर लोग बताए होंगे। जैसे मान लीजिए कहीं श्रवण कुमार खंड काव्य चलता है, कहीं रश्मिरथी चलता है, कहीं मुक्ति यज्ञ चलता है, कहीं त्यागपथी चलता है। तो जो खंड काव्य आपका चलता है, माना कि अगर आपके वहाँ त्यागपथी चलता है, जो गोरखपुर जिले के आसपास ये चलता है त्यागपथी, तो त्यागपथी खंड काव्य का कथावस्तु एक तैयार कर लेंगे और त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चित्रण कर लेंगे। अर्थात आप जिस भी जिले से हैं उस जिले से 2 प्रश्न आप खंड काव्य से तैयार करेंगे। क्या, एक जो है कि उसका पूरा का पूरा सारांश तैयार कर लेंगे और उसका जो मुख्य पात्र है उसका चरित्र चित्रण लिख लेंगे, तैयार कर लेंगे। तो दोनों प्रश्न आएगा, दोनों से कोई आपको एक ही करना है, ये कतई मत समझिएगा कि दोनों करना है, क्योंकि यहाँ प्रश्न देखिए साफ साफ लिखा है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्योंकि हम जब कॉपी चेक करने जाते हैं, बोर्ड की कॉपी चेक करने के लिए, तो देखते हैं बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, दोनों उत्तर लेकर के अपना समय बर्बाद कर देते हैं और उधर लास्ट में निबंध वगैरह चाहे पत्र लेखन तक जाते जाते उनका समय ओवर हो जाता है, लिख नहीं पाते हैं। ऐसी गलती आप मत करिएगा। जिस खंड काव्य को आप पढ़ते हैं उसी खंड काव्य के एक प्रश्न को ही आप लिखेंगे। क्लियर हो गए होंगे आप। चलिए आइए ख देखिए, बोरिंग तो नहीं हो रहा है? चूँकि बोर्ड परीक्षा है इसलिए मैं थोड़ा सा विश्लेषण सहित पढ़ा रहा हूँ कि आपको कहीं कोई संशय न हो। और कुछ वीडियो भी इस चैनल पर अपलोड हैं आपके 12वीं के, पूरे पाठ के तो नहीं है लेकिन कुछ पाठों के। अगर आप डिमांड करेंगे जिस पाठ का आपको चाहिए तो उसका मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी तो समय के साथ जो है कि मॉडल पेपर मैं आपको और भी मॉडल पेपर दूंगा परीक्षा के पहले। आपका जो खंड ख आएगा वह हिंदी के जो संस्कृत खंड है उससे संबंधित प्रश्न आएंगे और व्याकरण से संबंधित प्रश्न आएंगे। तो खंड ख में यही रहेगा। तो पहले आप संस्कृत का देखिए कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। संस्कृत साहित्य से आएगा कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। कोई दो ये दिया रहेगा गद्यांश, इसमें से किसी एक का आपका अनुवाद करना, ससंदर्भ माने संदर्भ के साथ। इसको ध्यान रखिएगा। अब
कैसे होगा? संदर्भ पर आपका 2 नंबर। देखिए यहाँ जो नंबर का जो बंटवारा होगा कैसे होगा, आपके संदर्भ पर 2 नंबर और आपके अनुवाद पर 5 नंबर, कुल मिलाकर 7 नंबर का होगा। अगर आप संदर्भ नहीं लिखते तो आप 2 नंबर आपको नहीं मिलेगा, 5 में ही आपका मूल्यांकन किया जाएगा। पूरा सही होगा तो 5 मिल सकता है, अन्यथा 3-4 के आसपास ही आपको नंबर मिलना है। इसलिए कतई भी इसको इग्नोर मत करिएगा, इसको नज़रअंदाज मत करिएगा, संदर्भ लिखना ही लिखना है। तो चलिए इसका मैं अर्थ बता दे रहा हूँ। तो संदर्भ इसका साफ साफ देख रहे हैं, महामना अगर दिया हुआ तो यहाँ से संदर्भ आप रिलेट कर सकते हैं। क्या है? यह महामना मालवीय के नामक पाठ से लिया गया, क्योंकि इससे पता चल जा रहा है कि यह किस पाठ का है। तो महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है, सीधे लिख देंगे। यह प्रस्तुत गद्यांश हमारे हिंदी के संस्कृत खंड से महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है, क्योंकि इसमें लेखक का तो कहीं कोई जिक्र है नहीं, तो बस इतना तक आप इसका लिख देंगे। अनुवाद कैसे करेंगे? महामना विद्वान, देखिए ये इंपॉर्टेंट भी है, इसमें परीक्षा में आ भी सकता है, इसलिए इसका मैं अनुवाद करा देना चाहता हूँ। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकारस चासीत, माने महामना अर्थात महामना मालवीय विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पटु माने कुशल पत्रकार च आसीत माने कुशल पत्रकार भी थे। अर्थात महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता और कुशल पत्रकार थे। आगे देखिए, परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवैव आसीत। परमस्य लेकिन उनका सर्वोच्च गुण क्या था? जन सेवैव आसीत, दूसरों की, जन की सेवा करना, लोगों की सेवा करना। लेकिन उनका सर्वोच्च गुण क्या था? लोगों की सेवा करना। ठीक है, वो विद्वान थे, वक्ता थे, धार्मिक नेता थे, कुशल पत्रकार थे, लेकिन सर्वोच्च गुण क्या था? लोगों की सेवा करना था। यत्र कुत्रापि अयम माने ये यह जो जहाँ कहीं भी, अयम यह, जनानाम दुखितानाम दुखी लोगों की, पीड़ामानांच और पीड़ित लोगों की, जहाँ कहीं भी यह दुखी और पीड़ित लोगों को देखते थे, तथैव सह शीघ्रमेव उपस्थित, वहाँ वह शीघ्र ही उपस्थित होकर के सर्वविधि सहायच्च अकरोत्, सभी प्रकार की सहायता करते थे। क्लियर हो गया? जहाँ कहीं भी यह दुखी और पीड़ित लोगों को देखते थे, वहाँ वह शीघ्र ही उपस्थित होकर सभी विधियों से सहायता करते थे या सभी प्रकार की सहायता करते थे। प्राणी सेव अस्य स्वभाव एवासीत, प्राणियों की सेवा करना, प्राणियों की सेवा करना मन इनका क्या था? स्वभाव था। ये इसका अनुवाद हो जाएगा। अगला देखिए, अथवा वाला, यह किससे लिया गया है? आप समझ सकते हैं किससे लिया गया है? जातक कथा से लिया गया। किससे लिया गया है? जातक कथा से लिया गया है ये, ठीक है ना, जातक कथा से। तो कहने का तात्पर्य इसका अनुवाद देखिए, हंस राजा तदैव मध्य आत्मनः भाग्नेयाय हंसपोतकाय दुहितरम रक्षत। हंसराज वहीं सभा के मध्य में अपने भगिनी हंसपोतिका, ठीक है ना, हंसपोतकाय दुहितरक्षमत माने उसकी रक्षा के, हंसपोतिका अपनी पुत्री हंसपोतिका की, मयूरो हंसपोतिकाय लज्जित, एक मिनट, इसका अनुवाद जो है मयूरो हंसपोतकाय लज्जित तस्मात् स्थानात् पलायिता हंसराजो अपहृष्ट मनसा स्वगृहम अक्षत। हाँ ठीक है। हाँ, अब से देखिए, हंसराज तदैव सभा मध्य, वहीं सभा के मध्य, आत्मनम भागिन्य अपने, आत्मनम भागिन मन अपने, भागिन्य मतलब भांजे, हंसपोत को, अपनी दुहिता को मैंने अपनी पुत्री को दे दिए, और मयूरा हंसपोतिकायाय प्राप्य लज्जित, हंसपोतिका को
न प्राप्त करके लज्जित हुआ और तस्मात् स्थानात् पलायितः, उस स्थान से पलायित हो गया यानी भाग गया। और हंसराजो अपि हृष्ट मनसः स्वगृहम अगच्छत्, हंसराज प्रसन्न मन से अपने घर चले आए। ठीक है, ये आपका इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, श्लोक जो आएगा, श्लोक का अर्थ भी अनुवाद भी लिखने के लिए आएगा और इसका जो है कि संदर्भ लिखने के लिए आएगा। इसका संदर्भ क्या हो जाएगा? इसका संदर्भ आपका हो जाएगा, न मे रोचते भद्रम व उल्कस्यामिमेव वे उल्कस्यामिवेव चनम। मतलब यह किससे लिया गया है? जातक कथा से लिया गया है। तो लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जातक कथा नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है। ठीक है, इसका आप देखिए अर्थ यानी अनुवाद। इसका अनुवाद देखिए, न मे रोचते भद्रम, न मे रोचते भद्रम उल्कस्यावमिवेचनम। माने जिसे उस समय का वर्णन है जब उल्लू को राजा बनाया जा रहा था, ठीक है ना। तो कौवा उसको मतलब संकेत करते हुए कहा सभा के बीच में ही कि यह मुझे अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, उलूक मुझे अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, अक्रुद्ध माने क्रोधित न होने पर इसके मुख को देखो, माने क्रोधित न होने पर इसके मुख को देखो, इसका मुख सुंदर नहीं दिखाई दे रहा है। तो कथम क्रुद्धो भविष्यति, तो क्रोधित होने पर यह कैसा होगा, मतलब व्यंग किया कि यह उल्लू को राजा नहीं बनाया जाए क्योंकि यह मुझे रुचिकर यानी अच्छा नहीं लग रहा है। इसके अक्रुद्ध मुख को देखो, माने अभी यह शांत है, अभी यह क्रोधित नहीं है, तब इसके मुख को देखो तो इसका मुख अच्छा नहीं लग रहा है। तो कथम क्रुद्धो भविष्यति, तो कहो क्रुद्ध होने पर यह कैसा लगेगा। एक ये हो गया। अगला देखिए अथवा वाला क्या कह रहा है। अथवा वाला है, ये जो श्लोक है ये सुभाषित रत्नानि से है। तो लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारे हिंदी के संस्कृत खंड से सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से अवतरित है। अब इसका अनुवाद कैसे होगा। परोक्षे कार्यम हंतारम, हत्ता नहीं हंतारम है। परोक्षे कार्यम हंतानम, माने परोक्ष में यानी पीठ पीछे क्या करता है। परोक्ष में माने जिसे परोक्ष, प्रत्यक्ष और परोक्ष मतलब सामने न हो माने किनारे, क्या करता है। कार्यम हंतारम, कार्य को नष्ट करता है माने काम को बिगाड़ता है। प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और प्रत्यक्ष में माने सामने से क्या बोलता है, प्रिय बोलता है। माने जो पीठ पीछे रहता है, पीठ पीछे का तात्पर्य मतलब परोक्ष में कार्य को बिगाड़ता है, काम को नष्ट करता है, और प्रत्यक्ष में क्या करता है, सामने आकर क्या करता है, प्रिय वचन बोलता है। वर्ज्य तादृश मित्रम, इस मित्र को उसी तरह से वर्जित कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार विष कुंभम पयो मूजम नहीं मुखम है, विष कुंभम पयो मुखम, जिस तरह से किसी कुंभ के मुख पर पय यानी दूध हो लेकिन अंदर क्या हो, विष हो। माने किसी कुंभ के किसी घड़े में विष भरा हुआ हो लेकिन उसके मुख पर केवल दूध पय यानी दूध डाल दिया गया हो, लेकिन नीचे पूरा विष हो, पूरा जहर हो। उसी तरह से वो मित्र होता है कि जो सामने तो प्रिय बोलता है लेकिन परोक्ष में काम को बिगाड़ता है अर्थात निंदा करता है। ठीक है ना, ऐसे आप इसका अनुवाद कर लेंगे। 9वां देखिए, मुहावरे का अर्थ लिखना है। किसी एक का लिखना, जितना पूछा जाए आपको उतना ही लिखिए, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा चारों आते चारों लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है, केवल एक लिखिए, क्योंकि वाक्य प्रयोग के लिए और अर्थ लिखने के लिए आपका अलग अलग नंबर है। अर्थ लिखेंगे 1 नंबर, वाक्य प्रयोग करेंगे 1 नंबर, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो किसी एक का लिखना है, बस केवल अर्थ आप जान लेंगे तो इसका वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं। तलवार की धार पर चलना, कठिन कार्य करना। टका सा जवाब देना, टका सा जवाब देना,
माने खरी खरी सुना देना यानी स्पष्ट कह देना। दाल में काला होना अर्थात संदेह होना। नमक मिर्च लगाना, नमक मिर्च लगाना मतलब चुगली करना। तो अर्थ आपका हो जाएगा, वाक्य प्रयुक्त आप कर सकते हैं। ठीक, आगे चलिए। 10वां, यही मैं बता रहा हूँ ये परिवर्तित है। यहाँ आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, गद्यांश को पढ़ना है, उसके नीचे प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न को लिखना है। 5 नंबर का ये होगा। 2 गद्यांश रहेगा, दोनों गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न रहेंगे और तीनों प्रश्न का जो नंबर होगा 5 नंबर का होगा। तो गद्यांश पढ़ने का आवश्यकता नहीं, पूरा आप पढ़ लीजिएगा आपके पास, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ऐसे हमको लग रहा है कम से कम 40-45 मिनट से कम का नहीं होगा। तो पहले सीधे इसका मैं उत्तर आपको बता देना चाहता हूँ, कहाँ इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। हालांकि सीधे सीधे इसका उत्तर मिलेगा नहीं, लेकिन मैं पढ़ करके इसको समझ करके आपको मैं सीधे बता दे रहा हूँ। लेखक के अनुसार इच्छा लोभ आदि का क्या परिणाम होता है? तो लिखेंगे लेखक के अनुसार इच्छा लोभ शोषण, कुटिलता, अत्याचार, भोग वृत्ति एवं अशांति को प्रोत्साहन देता है। ठीक है ना, यहाँ है। ठीक है, वहाँ से आप लिख लेंगे। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है। आदर्शों की रक्षा के लिए सत्पुरुष का क्या रुख होना चाहिए? आदर्शों की रक्षा के लिए तो लिखेंगे आदर्शों की रक्षा के लिए सत्पुरुष कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर के निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आदर्शों की रक्षा के लिए सत्पुरुष को कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर के, मैं जो बोल रहा हूँ उसका उत्तर आप लिख लीजिएगा। कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला, इच्छाओं का उदात्तीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी इच्छाओं का उदात्तीकरण किसे कहते हैं? तो लिखेंगे जो साधक, उत्तर लिखते चलिए, जो साधक परोपकार मात्र की सेवा, जो साधक परोपकार मानव मात्र की सेवा, यहाँ दिया है परोपकार मानव मात्र की सेवा और ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, और क्या करने के लिए? ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, वही उदात्तीकरण कहलाता है। वही इच्छाओं का उदात्तीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला जो अथवा करके जो दे रखा है इसको देखिए। अप्रतिम मंच प्रस्तुति का अर्थ स्पष्ट करिए, कह रहा है। तो क्या है अप्रतिम मंच प्रस्तुति? इसको समझिए। इसका उत्तर लिखेंगे दर्शक समूह, क्या? दर्शक समूह जब अपना योगदान देते हैं उस समय मंच प्रस्तुति निर्बाध गति से चलती है, वही अप्रतिम मंच प्रस्तुति होती है। यानी अगर दर्शक समूह योगदान न दे तो मंच का प्रस्तुतिकरण बेहतर ढंग से नहीं हो पाएगा। ये इसका उत्तर आपका हो जाएगा। तो सीधे कैसे लिखेंगे? दर्शक समूह जब अपना योगदान देते हैं उस समय मंच की प्रस्तुति निर्बाध गति से चलती है, वही अप्रतिम मंच प्रस्तुति होती है। दूसरा, नाटक को सामूहिक विधान क्यों कहा जाता है? तो लिखेंगे नाटक का शिल्प विधान ही सामूहिक विधान कहलाता है। नाटक का जो शिल्प विधान है वही क्या है? सामूहिक विधान कहलाता है। तीसरा प्रश्न है किनके समवेत प्रयास से नाटक की प्रस्तुति संभव होती है? तो लिखेंगे दर्शकों के समवेत प्रभाव एवं सभी के समवेत प्रतिभा के योग से नाटक की प्रस्तुति संभव होती है। कैसे लिखेंगे? दर्शकों के समवेत प्रयास एवं सभी के समवेत प्रतिभा के योग से नाटक की प्रस्तुति संभव होती है। ठीक है ना, ये सबसे अंतिम वाले पंक्ति में इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक, आगे देखिए 11वां प्रश्न, शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करके आपको लिखना है। शब्द युग्म जो है सही अर्थ का चयन करके लिखना है। पूछ रहा है वसन और व्यसन
का सही विकल्प क्या है? तो देखिए वसन माने होता है वस्त्र, व्यसन माने होता है आदत। तो देखिए कहाँ है वसन और वस्त्र और आदत, यहाँ यानी कि सी आपका उत्तर हो जाएगा। अम्बुज और अम्बुद में पूछ रहा है, तो अम्बुज माने आप जानते हैं कमल होता है और अम्बुद माने बादल होता है। तो कमल और बादल कहाँ है देख लीजिए। तो कमल और बादल आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ठीक। ख दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है। तो आप अंबर की बात अगर करते हैं तो अंबर माने आकाश होता है, आप खूब अच्छी तरह जानते हैं, और अंबर माने वस्त्र भी होता है। तो ये दो ये हो जाएगा। पट माने क्या होता है? पट माने वस्त्र होता है। पट माने क्या होता है? वस्त्र होता है। अब पट माने क्या होता है? दरवाजा भी होता है। ठीक। विधि माने ब्रह्मा होता है। अविधि माने नियम भी होता है, नियम कानून होता है। नाग माने क्या होता है? नाग, नाग माने सर्प भी होता है, नाग माने हाथी भी होता है। तो इस तरह से दो दो हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करिए। एक पूछ रहा तो कहीं आप करेंगे, ज़्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या है? जो आँखों के सामने हो, इसको क्या कहते हैं? तो बी आपका उत्तर हो जाएगा, प्रत्यक्ष कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जो जानने की इच्छा है उसको क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। ठीक है ना। तो निम्नलिखित कह रहा है, ये गौ के अंतर्गत ही है। तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है। तो क्लियर हो गया आपका। आइए अगला हम लोग घ देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। वाक्यों का शुद्धिकरण है, तो इसको आप ध्यान देंगे। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तो तुम तो होगा नहीं, तुम कुर्सी पर बैठे हैं की जगह हो जाएगा। तुम कुर्सी पर बैठे हो। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, अनेकों नहीं अनेक हो जाएगा। सम्मेलन में कवयित्री ने भाग लिया। कवयित्री, कवयित्री गलत है, कवयित्री ऐसे होता है। ठीक है ना, ये सही है। अब कवयित्री लिखा इसलिए गलत है। कवयित्री ने भाग लिया बस। कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। तो जब कृपया जब है तो कृपा करने की आवश्यकता नहीं, या कृपया हटाइए तो अनुमोदन करने की कृपा करें, या कृपया अनुमोदन करें। ठीक है ना। करने की कृपा तो सबसे बढ़िया रहेगा ना, कि कृपया ही हटा दीजिए, अनुमोदन करने की कृपा करें, बस ये सही हो जाएगा आपका। ठीक। चलिए आगे बढ़िए। वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव उदाहरण के साथ परिभाषा लिखिए। तो हालांकि उस तरह से कहेंगे तो वीडियो तो इस पर मैं बनाया हूँ, वीर रस और हास्य रस का, चाहे तो आप देख सकते हैं। लेकिन परिभाषा कैसे लिखेंगे, परिभाषा भी पूछ रहा है। तो देखिए विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, तीन शब्द आप जरूर याद रखेंगे। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से जब उत्साह नामक अस्थायी भाव की निष्पत्ति होती है, ठीक है ना, तो क्या होता है? हास्य रस उत्पन्न होता है। ठीक है ना। और विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से जब हास्य नामक अस्थायी भाव की निष्पत्ति होती है तो हास्य रस का उद्भव होता है। ठीक। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखना है। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ कविता में या काव्य में एक शब्द के कई अर्थ चिपके हों, श्लेष होता है चिपकना, यानी कई अर्थ छिपे हुए हों, वहाँ क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। चरण धरा चिंता कर चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिर कभी कभी व्यभिचारी चोर। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना व्यक्त किया जाता है, कि जहाँ उपमेय में उपमान का संभावना व्यक्त किया जाए वहाँ क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब क्या है? मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, तो मनो मनु मानो जनु जानो ऐसा शब्द होता है तो उत्प्रेक्षा हो जाता है। दोहा अथवा सोरठा मात्रा सहित आपको लक्षण उदाहरण बताना है। तो आप लिखेंगे कि दोहा में 4 चरण होते हैं, जिसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा दोहा का उल्टा होता है, जिसमें
पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ऐसे आप इसको लिख लेंगे और एक ही लिखना है, या तो वीर रस लिखेंगे या तो हास्य रस लिखेंगे, या तो श्लेष का उदाहरण लक्षण लिखेंगे या तो उत्प्रेक्षा का लिखेंगे, या तो दोहा का लक्षण उदाहरण लिखेंगे या तो सोठा का लिखेंगे। दोनों नहीं लिखना, ध्यान रखिएगा, समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। अब 13वां प्रश्न है कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन या अथवा प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी को ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। तो अब आप क्या करेंगे, इसको अपने मन से लिख लेंगे। कहेंगे तो पत्र पर वीडियो बना देंगे, हालांकि आपके बुक में दिया हुआ है पत्र लेखन, उसको बढ़िया से तैयार कर लेंगे। उसी तरह से निबंध आपका है, अपनी भाषा शैली में लिखना है। निबंध लिखते समय रूपरेखा पर ध्यान जरूर देंगे। बिना रूपरेखा के निबंध लिखेंगे तो बेहतर नंबर नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। रूपरेखा तैयार करना बेटा बहुत ज़रूरी है। हेडिंग बना लेंगे तो और बढ़िया रहेगा। नहीं हेडिंग बनाएंगे तो एक बिंदु पर एक पैराग्राफ, एक बिंदु पर एक पैराग्राफ, इस तरह से पैराग्राफ वाइज आप इसको लिख लेंगे। इस तरह से आपका खूब बेहतर ढंग से पेपर हो जाएगा। और निबंध आपके बुक में है, अगर कुछ कहेंगे तो निबंध पर वीडियो बना देंगे, नहीं कहेंगे तो कोई बात नहीं, आपके बुक में निबंध है, आप उसको लिख लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से आपका ये पूरा 100 का 100 नंबर हुआ। बहुत ही धैर्य के साथ आप इस वीडियो को देखें, अंत तक देखें, इसलिए आप अपने जीवन में निस्संदेह कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसलिए आप सबको परीक्षा की अभी से ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप 90 से ऊपर मार्क अवश्य लाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।